नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रज्ञा एजुकेशन। हम पॉलिटिकल थ्योरी में बात कर रहे थे और पॉलिटिकल थ्योरी में हम लिबरलिज्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लिबरलिज्म के फेज़ वन को देखा हमने, क्लासिकल लिबरलिज्म को देखा, मॉडर्न लिबरलिज्म को देखा और उनकी समस्याओं को देखा। आज हम एक नए टॉपिक यानी कि नेक्स्ट जो जनरेशन का जो लिबरलिज्म है यानी कि नेक्स्ट फेज़ है लिबरलिज्म की, उदारवाद की, उसको हम देखेंगे। उसको न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। इसके हम न्यू लिबरलिज्म के बारे में जानेंगे और न्यू लिबरलिज्म के बारे में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या इसके बेसिक टीनेट्स हैं, यानी कि किन किन चीज़ों पे आधारित है या क्या क्या वैल्यूज़ हैं, या क्या ये रिवाइव करना चाहता था, ये कैसे अगेंस्ट हुआ कि वेलफेयर स्टेट के, या कैसे ये एक तरीके से इमर्ज हुआ है। ठीक है। सबसे पहले यही है कि वाई न्यू लिबरलिज्म इमर्ज। न्यू लिबरलिज्म इमर्ज क्यों हुआ था? इससे पहले मैंने बताया था कि वेलफेयर स्टेट जो है वो एक समस्या का समाधान करने के लिए समाज में लेके आया गया था कुछ थिंकर्स की वजह सहायता से। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट है वो भी अपने आप में एक समस्या बन गया, या वेलफेयर स्टेट के साथ भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। इस वजह से न्यू लिबरलिज्म आया है। ठीक है। अब न्यू लिबरलिज्म की क्या मान्यताएं हैं और न्यू लिबरलिज्म ने वेलफेयर स्टेट को क्यों अपोज किया, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यू लिबरलिज्म जो है लिबरलिज्म का ही एक फेज है। केवल और केवल लिबरलिज्म में कुछ चेंज कर रहा है। लिबरलिज्म की जो बेसिक चीजें हैं उनको चेंज नहीं कर रहा है। न्यू लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को भी मानता है, कैपिटलिज्म को भी मानता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को भी मानता है, केवल कुछ चेंज करता है, इसलिए ये फेज आया है। ठीक है। दूसरी बात है, न्यू लिबरलिज्म को हम न्यू न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका जो मुख्य नाम है वो है लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म का मतलब एक तरह से ये है कि मुक्त रूप से आप आज़ाद कर दीजिए। ठीक है। जो न्यू लिबरलिज्म है ये इमर्ज हुआ था अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो वेलफेयर स्टेट की जो थ्योरी थी उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, और 20th सेंचुरी में जो वेलफेयर स्टेट प्रैक्टिकल रूप से कई देशों में लागू हुआ तो उससे क्या क्या समस्याएं आने लगी, उसकी वजह से ये इमर्ज हुआ था। स्पेशली ये इंग्लैंड में, अमेरिका में इसकी बातें होने लगी, या जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें बातें होने लगी थी। ठीक है। इट एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की समस्याओं को जाना। इट अपोज द थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की थ्योरी को इन्होंने अपोज किया है। वो इस वजह से किया है कि वेलफेयर स्टेट में जो स्टेट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्टेट इतना ज़्यादा खर्चा करने लग जाता है, जिनसे वो टैक्स वसूलता है, राज्य जिनसे टैक्स वसूलता है वो मोर कॉम्पिटेंट होते हैं, और वो जिन पर खर्च करता है वो लेस कॉम्पिटेंट होते हैं। तो जब दोनों के बीच में एक तरह से सामंजस्य नहीं बना हुआ होता है, इस वजह से इकोनॉमी की एफिशिएंसी डाउन होती जाती है। ये न्यू लिबरलिज्म वाले जो थिंकर थे ये मोस्टली कौन थे? ये जो एफ.ए. हयाक हैं वो अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट हैं, जो फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है। जो मिल्टन फ्राइडमैन है वो भी कैपिटलिज्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। और जो रॉबर्ट नोजिक हैं, रॉबर्ट नोजिक थोड़ा सा फिलोसफर टाइप के पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली जो इसके थिंकर हैं न्यू लिबरलिज्म से जो जुड़े हुए थिंकर हैं वो मेनली कौन है, उनके जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, इकोनॉमिक्स वाला है। ठीक है। तो कई बार जो है इसको हम न्यू राइट भी कह देते हैं। न्यू राइट क्या होता है इसको हम कभी आगे चर्चा करेंगे कि न्यू राइट क्या होता है। इसे बोलते हैं नव दक्षिण पंथ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यू लिबरलिज्म है वो किस वजह से इमर्ज हुआ था। पहला तो ये है कि ये जो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी है उसके साथ जो समस्याएं हैं उसकी अगेंस्ट खड़ा हुआ। वेलफेयर स्टेट की वजह से जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो हर्ट हो रही थी, उसकी वजह से खड़ा हुआ। और जो थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट है वो वास्तविक रूप से ठीक नहीं थी, इनका मानना है न्यू लिबरलिज्म का, इस वजह से खड़ा हुआ, यानी कि इमर्ज हुआ है। ठीक है। तो ये इसके एक कारण है।
आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां भी आपको शेयर करना है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक तरह से इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपको तैयारी करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं, जहाँ भी मैं कंसाइज तरीके से, बहुत छोटे तरीके से लेकिन एक डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बेसिक अजम्पशंस क्या है, यानी कि बुनियादी धारणा क्या है जो न्यो लिबरलिज्म है वो क्या मानते हैं। देखिए 3 फेज रहे हैं। पहला फेज रहा है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, तो उसके बाद आया मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये लिबरलिज्म की 3 फेज हैं। 3 फेज में इनमें कुछ चीजें कॉमन हैं, इसीलिए लिबरलिज्म बनी हुई हैं। केवल कुछ ही चीजों में चेंज हुआ है, जैसे तीनों ही डेमोक्रेसी को मानते हैं, तीनों ही कैपिटलिज्म को मानते हैं, तीनों ही इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा फोकस करते हैं थोड़ा सा, अगर पॉजिटिव लिबरलिज्म को छोड़ दें तो। हालांकि पॉजिटिव लिबरलिज्म में जो जेएस मिल हैं उन्होंने भी खूब इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करी है। तो इनका क्या बेसिक धारणा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है, जो लसाज फेयर सिस्टम है, यानी कि लसाज फेयर का मतलब होता है लीव अलोन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप अकेला छोड़ दीजिए, उस पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये इस सिस्टम को दोबारा से रीस्टोर करना चाहते थे। इनका नेक्स्ट जो अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशंस में से एक है, वो है कि ये वेलफेयर स्टेट की थ्योरी को अपोज करते थे। दूसरा, ये जो इरेशनल या फालतू की चीज़ें जो होती हैं, मतलब स्टेट इंटरफेरेंस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, पर्सनल एक्टिविटी में, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इंडिया में था किसी टाइम पे 90-80 के आसपास, अगर आपको कोई कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो बहुत सारे तामझाम होते थे, कागजी कार्रवाई होती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई छोटी सी शॉप भी खोलनी है, ओपन करनी है, कोई बिजनेस चलाना है, तो उसमें भी क्या होता था, आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक, तो वो ये कह रहे हैं, ये जो न्यू लिबरलिज्म वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में आ रहा है तो वो मार्केट में अपने विचार के साथ आ रहा है, उसके पास इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो अपने लिए ही आ रहा है, तो इस वजह से स्टेट को कोई इंटरफेरेंस इस चीज़ में नहीं करना चाहिए कि हाँ भी लाइसेंस का रूल लगाए। हाँ, इतना हो कि एक व्यक्ति की लिबर्टी जो है दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए। ठीक, दूसरा, जो स्टार्टिंग में क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या किया था कि स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो लिमिटेड कर दिया था, बहुत ही लिमिटेड कर दिया था, इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि स्टेट इज़ नेसेसरी इविल। लेकिन जो पॉजिटिव लिबरलिज्म आया, मॉडर्न लिबरलिज्म आया, मॉडर्न लिबरलिज्म में जो स्टेट का काम है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि स्टेट को अपनी जो सर्विस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती थी, तो ब्यूरोक्रेसी का भी साइज बढ़ गया। अब ब्यूरोक्रेसी का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो थोड़ी सी इन्फ्रिंज हो सकती है, उसका उल्लंघन, मतलब उस थोड़ा एक तरह से हर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट है वो अपने आप में पहले की तरह किस तरीके से हो जाए, एक तरह से जो पहले था ना रोलिंग बैक, यानी कि सोसाइटी पहले है, स्टेट बाद में आ जाएगा, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। यानी कि रोलिंग बैक का कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि रोलिंग बैक हो जाए, जिससे कि स्टेट विच हैज़ इमेंसली एक्सपेंडेड इट्स स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़, जो इसने धीरे धीरे स्टेट ने एक्टिविटीज़ को बढ़ा लिया था। ये सपोर्ट करते थे किस चीज़ को, मिनिमल स्टेट को। मिनिमल स्टेट का मतलब वही है जब स्टेट केवल और केवल कुछ ही चीज़ों में दखलंदाजी दे, सभी चीज़ों में दखलंदाजी ना दे। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म वाले कहते थे कि स्टेट का क्या काम करना है, स्टेट को एक तो पुलिस रखनी है, एक आर्मी रखनी है। पुलिस जो है इस वजह से रखनी है कि एक व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो अच्छे से एंजॉय कर पाए और दूसरे की लिबर्टी को वो कुछ उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, यानी कि उसका मिनिमम, यानी कि स्टेट का जो है वो मिनिमम काम होना चाहिए। फ्री मार्केट की बात करते थे। फ्री मार्केट का मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो स्टेट है, स्टेट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक मार्केट को फ्री
छोड़ देना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। वो केवल और केवल अपने नेचुरल प्रिंसिपल पे काम करेगी कि जैसे इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, तो उसके तरीके से काम करेगी। तो फ्री मार्केट सोसाइटी को ये प्रमोट करते थे। दूसरा, ये नाइट वॉचमैन की तरह ही कहते थे कि हाँ भी स्टेट का काम जो है केवल और केवल एक नाइट वॉचमैन की तरह है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस केवल आपको बाहर की सुरक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब स्टेट केवल इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल के मैटर में कोई इंटरफेयर ना करे, बाहर से कोई अटैक ना करे, या इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो दूसरा कोई उसका हर्ट ना करे। तो इन चीज़ों को बस केवल ये कहते थे, इसलिए ये नाइट वॉचमैन है, यानी कि एक तरह से चौकीदार की तरह है। ठीक है, तो ये इनके बेसिक बुनियादी हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें मुख्य थिंकर जान लेते हैं। मुख्य थिंकर कौन से हैं? एक तो एफ.ए. हयाक हैं, ये मैंने पहले बताया था कि ये अपने आप में इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन है, ये भी अपने आप में इकोनॉमिस्ट हैं। रॉबर्ट नोजिक जो हैं वो भी इसी संप्रदाय या इसी ब्रांच से आते हैं जो न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट ना होके मेनली ये पॉलिटिकल फिलोसफर और इंटरनेशनल लेवल की जो फिलोसफी है उसको डिफाइन करते हैं। और इनके जो बेसिक 3 सिद्धांत हैं जो कहते हैं ना कि लिबरलिज्म होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, जो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी है। ठीक है, तो ये आपका न्यू लिबरलिज्म का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि जो लिबरलिज्म है उसकी क्रिटिकल आलोचना हमें करनी है, या देखना है उसका किस किस एस्पेक्ट से उसकी आलोचना हो सकती है। और साथ में हमें कंट्रीब्यूशन भी देखना है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की केवल आलोचना नहीं देख सकते, हमें साथ में हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।